बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इस वक्त यह है कि वफाकी हुकूमत ये फैसला कर चुकी है और ये ऐलान भी कर चुकी है कि हम अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर चलेंगे और 5 साल अपने पूरे करेंगे। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि ये इंतखाबात का साल है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि उम्मीदवार फाइनल कर लिए जाएं क्योंकि ये इंतखाबात का साल है और इंतखाबात जल्द होने वाले हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने तय लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, जबकि दूसरी तरफ मुत्तहिदा अपोजिशन जो पीडीएम है उसने भी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है। हुकूमत कहती है हमें इन दोनों लॉन्ग मार्च से कोई खतरा नहीं है। तो खतरा किस हद तक है? हुकूमती अराकीन जो है, हुकूमती इत्तेहादी जो है, उनकी जो मेल मुलाकातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जारी हैं, ये किस हद तक हुकूमत को खतरे में डाल सकती हैं? इसी से बात का आगाज करेंगे। हमारे पैनल में मौजूद है, लाहौर मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी राना मोहम्मद अजीम साहब। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है राव खालिद साहब ने और सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने, और कराची से हमारे साथ मौजूद है सईद खावर साहब। आप तमाम हजरात का बेहद मशकूर हूं। राना साहब, सबसे पहले अगर आपकी तरफ आऊं तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च? हमने कल इस पे जितनी डिटेल बात कर ली थी, आज के दिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ये समझना शुरू हो गए हैं और बबांगे दोहल ये कहना भी शुरू हो गए हैं कि यही इंतखाबात का साल है, तो इसके पीछे उन्हें इशारा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए, उनके पीछे कोई इशारा नहीं है। सियासत करनी है, जब किसी ने सियासत करनी होती है यासर, तो उसने अपने जो मुरीदैन होते हैं, जो कारकुन होते हैं, जो साथी होते हैं, जो भी आप ले लें, उनको राम करने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ कहनी होती है, कोई ना कोई ऐसी दलील जिसका कोई वजूद ना हो वो सामने लानी होती है। देखें, 2022 को इलेक्शन का साल कह रहे हैं। किस तरह इलेक्शन का साल? इलेक्शन के साल के लिए कोई दलील होनी चाहिए ना, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए। क्या इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद आ गई? क्या अदम एतमाद तैयार है? क्या हुकूमत खुद काट जा रही है? अगर हुकूमत खुद घर जा रही है तो जो नया सेटअप आ रहा है वो किसका आ रहा है? क्या वो नया सेटअप ऐसा है जो इस साल में इलेक्शन करा सके? ऐसा नहीं है। इस साल में इलेक्शन नहीं है। इस साल के आखिर में कोई अनहोनी हो सकती है, इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन का ये साल नहीं बनता। इलेक्शन के साल के हिसाब से देखें तो कानूनी तकाज़ों को अगर आप देखें तो तमाम चीज़ों को सामने रखने के बाद बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं, फिर जाके कहीं होता है। देखिए, एक तो ज़हन में रखिएगा, बजट है मई जून जुलाई, ये वो 3 महीने हैं जो बजट के महीने हैं। अब कोई भी पागल ऐसा नहीं है, कोई शख्स भी ऐसा पागल नहीं है कि जो हुकूमत को गिरा दे और गिराने के बाद आने वाला जो बजट है उसको पेश करने के लिए वो तैयार हो। आने वाला बजट हमेशा मुश्किलात लेकर आता है। आने वाला बजट सहूलियात लेकर नहीं आता। मौजूदा हालात में जो भी बजट आने वाला होगा वो एक नई मुश्किलात लेकर आएगा, और कोई भी नया हुक्मरान जो है वो ये नहीं चाहेगा कि मैं ऐसी कोई मुश्किलात लेकर आऊँ कि जिससे पुराने के गुना भी मेरे पेटे में पड़ जाएँ और मैं उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा होकर, बिल्कुल पवित्र होकर सामने आ जाए और वो एक सियासी शहीद बन जाए। ऐसा नहीं है। या सर, ये साल जो है ये अपोजिशन का, हुकूमत का, दोनों का साल है। सही। ये साल जो है अपोजिशन वर्सेस अपोजिशन ज़्यादा लड़ाइयों का साल है और हुकूमत के लिए मुश्किलात कम होंगी इस साल में, इसलिए कि इस साल में सिर्फ 2 ही बड़े काम होंगे जिसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं, और दोनों बड़े काम जो हैं वो एक है पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च। उसमें पीपल्स पार्टी को परेशानी है कि मैंने अपनी ताकत का मुजाहरा करना है, हमने सियासी ताकत का मुजाहरा करना है, हमने शो करना है कि हम सबसे बड़ी सियासी जमात हैं। अब दूसरी तरफ है पीडीएम है, उसने शो करना है कि जनाब हम असल अपोजिशन है, हमारे पास असल कुव्वत है, हमने कुछ करना है। जब ये 3 माह 2 माह बाद ये मुजाहरे शुरू होंगे, 2 माह बाद ये लॉन्ग मार्च शुरू होंगे, तो उसके बाद फिर आप अगला ज़हन में रखें मार्च के बाद तो रमज़ान आ गया। रमज़ान का महीना गुजरना है, तो रमज़ान का महीना जब पूरा गुजरता है तो उसके बाद जो महीना आता है वो आगे बजट के तरफ चले जाएंगे। अप्रैल जो है, अप्रैल के बाद मई जून जो है वो बजट के महीने आ गए, फिर तो सब लोगों ने उस तरफ लग जाना है। बजट के बाद अगर आप कहते हैं कि जनाब बड़ा कोई इंकलाब आता है और हुकूमत ख़त्म हो जाती है, तो जो नई हुकूमत आती है वो भी एक तरीके से आती है, नया एक सेटअप आता है, वो किसको मंजूर है किसको मंजूर नहीं है, ये सारी चीज़ें देखते देखते नवंबर दिसंबर आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं, बड़े बिल्कुल क्लियर है कि ये सिर्फ एक कियास आराइयाँ हैं। ये अपने साथियों को दिलासा देने की एक वजह है, अपने साथियों को मुतहर्रक करने की एक वजह है, अपने नए शामिल करने के लिए नए लोगों को शामिल करने के लिए एक ऐसा दिलासा है कि जिसके ज़रिए नए लोग इनके साथ शामिल हो और ये लगे कि जैसे ये बहुत बड़ी ताकत है। कोई एक दलील मुझे पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून की तरफ से दिखा दे जो नए इलेक्शन की तरफ से दलील हो कि जिससे ये साबित होता हो कि नए इलेक्शन हो रहे हैं।
बिलावल का मार्च है, वहाँ पे इस्लामाबाद में धरना नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा मार्च उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हुकूमत ख़त्म नहीं होगी, और धरनों से कभी हुकूमतें ख़त्म नहीं हुई। इससे बड़े धरने, इससे खूनी धरने, इससे ज़्यादा इंकलाबी धरने इस्लामाबाद में हो चुके हैं। टीवी पे कब्जा हो चुका है, पार्लियामेंट हाउस के बाहर कपड़े लटकाए जा चुके हैं, वहाँ पे पथराव हो चुका है, शेलिंग हो चुकी है, एक वज़ीर आला को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया गया, यहाँ तक सब कुछ हो चुका है, लेकिन हुकूमतें उससे भी तब्दील नहीं हुई। तो आप क्या समझते हैं, ना मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा है कि मैं हुकूमत की तब्दीली तक इस्लामाबाद से नहीं उठूँगा, ना मौलाना फजलुर रहमान के बाद बिलावल भुट्टो ने कहा है। तो लिहाजा ये एक सियासी खेल है, सियासी मैदान है। सियासी मैदान में दोनों जमातें यही कह रहे हैं तैयारी करें, 2026 में इलेक्शन है। ये नहीं कोई बता रहा 2026 में किसका इलेक्शन है। भाई हो सकता है बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करा रहे हो सकता है किसी ज़िमनी इलेक्शन की तैयारी करा रहे हो। ये कोई नहीं कह रहा जनाब कौमी इलेक्शन है और तैयारी करें। भाई पहले तो आप बल्दियाती इलेक्शन जो आप लोगों के ज़ुम्मे है वो करवाएं, उसकी तैयारी करवाएं, वो हो सकता है। जैसा पंजाब में कहा गया कि अगर पंजाब हुकूमत EVM मशीनें ला सकती है तो इलेक्शन कमीशन तैयार है। पंजाब हुकूमत ला नहीं सकती, तैयार कर नहीं सकती, इतना वक्त नहीं है, वो आगे चला जाएगा। सिंध वाले कहते हैं हम वैसे इलेक्शन करना चाहते हैं, तो उस इलेक्शन की मेरा ख्याल है बिलावल ने कहा है कि उस इलेक्शन ये तिफल तसलियां हैं, अवाम को तिफल तसलियां दी जा रही हैं अपने कारकुनों को मुतहर्रिक करने के लिए और नया इत्तेहाद बनाने के लिए। राव साहब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान की अगर सियासी तारीख देखी जाए तो धरनों से या एहतजाज से कोई हुकूमत नहीं गई, लेकिन हमारे यहाँ अवाम का एहतजाज, और अगर हम बैनुल अक़वामी सतह पर देखें, काज़ाकिस्तान की मिसाल आपके सामने है, इन दिनों वहाँ पर जो एहतजाज जारी है, पूरी काबीना मुस्ताफ़ी हो गई, जो अहकामात दिए थे वो भी वापस ले लिए गए, एहतजाज खत्म नहीं हुआ। हमारे यहां और बैनुल अक़वामी सतह पे एहतजाज में फर्क क्या होता है? देखिए, काज़ाकिस्तान की अगर आप मिसाल लें तो वो आप 77 की मिसाल हमारे यहाँ ले सकते हैं, जो एक तहरीक चली थी और जिसमें बड़े पावरफुल लोगों का हाथ था। अमेरिका भी उसके पीछे था, लॉबिंग थी पूरी, और जिस तरह से डॉलर यहाँ बरसाए गए और जिस तरह से उसको मैनेज किया गया उस पूरी तहरीक को, और उसके बाद उसका नतीजा क्या निकला हमारे सामने। काज़ाकिस्तान को आप उससे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि काज़ाकिस्तान की मैंने थोड़ा सा फॉलो किया है, बड़ी वीडियोस आई हैं जहाँ पे गाड़ियाँ ट्रेस की गई हैं जो असला तकसीम कर रही है मुजाहिरीन के दरमियान, क्लाशनकोव इस किस्म की राइफल्स वगैरह तकसीम हो रही है। तो वहाँ पे कोई बड़ी उस पर एतराज़ात भी आ रहे हैं, बातें भी हो रही हैं कि पीछे कोई बड़ा वेस्टर्न हैंड हाथ है या अमेरिकन है उसके पीछे, जो उस वहाँ पे माहौल को ख़राब करना चाह रहे थे, और वो सारा कुछ किया गया है। तो इसलिए उस तरह की तहरीक पाकिस्तान में 77 की आप कह सकते हैं, या किसी हद तक अयूब खान के ख़िलाफ़ थी, लेकिन वो इतनी मुतशद्दद नहीं थी, और इसलिए उसमें वो अयूब खान ने खुद ही फैसला कर लिया स्टेप डाउन होने का। पाकिस्तान में जो रिसेंट हिस्ट्री है 90 से आप अगर शुरू हो तो ट्रेन मार्च की हिस्ट्री है, बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने किया, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बेसूद रहा। उसके बाद नवाज शरीफ ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ ट्रेन मार्च भी किया, और वो चोटी ज़ेरी भी गए, फ़ारूक लगारी साहब के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए वहाँ तक पहुँचे। कुछ नहीं हुआ, उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। वही हुआ जो रूटीन में होता है, सदर ने अपने इख्तियार इस्तेमाल किए, गवर्नमेंट डिसमिस कर दी, करप्शन चार्जेस लगा के। इसहाक खान साहब 2 की, एक फ़ारूक लगारी साहब ने की, तीसरी जो है वो बगैर किसी तहरीक के चलेगी, वो जनरल मुशर्रफ साहब के साथ इन्होंने सींग फंसा ली हमेशा की तरह, मियां नवाज शरीफ साहब जो करते होते हैं, तो वो उससे की। बाकी कोई हमारे यहाँ ऐसी तारीख नहीं है 77 के अलावा कि कोई बहुत बड़ी तहरीक चली हो, या कोई बहुत बड़ी तहरीक चल ही नहीं पाई उसके बाद इस किस्म की। ये छोटे मोटे चलते रहते हैं, धरने चलते रहते हैं, ट्रेन मार्च चलते रहते हैं। और दूसरी बात जो है वो हुकूमत जाने की निशानियां और भी होती हैं, कई दफ़ा जिक्र मैं कर चुका हूँ। हुकूमत की सफ़ों में जो है ना हलचल वो शुरू हो जाती है, उसमें जोड़ तोड़ शुरू हो जाते हैं, उसमें बातें लोग करना शुरू कर देते हैं। उस किस्म के कोई आसार उस तरह से नहीं है। फिर अपोजिशन जो है वो उन्होंने एक इत्तेहाद बनाया, उसके बाद वो इत्तेहाद टूट गया। अब वो एक दूसरे को, राना साहब ने ठीक है, अपोजिशन वर्सेस अपोजिशन है। जैसे वो इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है कि मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मर सकता, इसी तरह अपोजिशन भी अपोजिशन को अपोजिशन ना मारे तो अपोजिशन नहीं मर सकती। वो एक दूसरे को मारने पे लगे हुए बुनियादी तौर पे। अब ये जो 1 मार्च में ऐलान हुआ है, फरवरी में लॉन्ग मार्च करने का क्या तुक बनता है? इसका मतलब उसको सबोटाज करना है जो वो करना चाह रहे हैं।
कहीं ना कहीं अपोजिशन की पार्टीज़, एक जमात जब सीरियस होती है हुकूमत के ख़िलाफ़ तो दूसरी कोई ना कोई बड़ी जमात आके उसकी सारी मूव को सबोटाज कर देती है। जैसे PDM को सबोटाज किया गया, उसके बाद अब ये लॉन्ग मार्च को सबोटाज किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कोई बहुत सीरियस मूव उस तरह से नहीं है। फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आंसर है बजट की। बजट आपका सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, और अगर आप इस गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी देखें तो मैं पिछले बजट से कह रहा हूँ, इन्होंने डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अपनी अपनाई है कि तरक्याती काम ज़्यादा से ज़्यादा करें, सेहत कार्ड आ गए, जैसे ये राशन का जो सिलसिला कर रहे हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट के ऊपर अभी आप सड़कों के ऊपर मुराद सईद को तारीफ़ की जा रही है, वो सारी उसकी प्रोजेक्शन शुरू हो गई है, कितनी हमने सड़कें बनाई, मज़ीद बनाने की कोशिश की जा रही है, मज़ीद चीज़ें की जा रही हैं। तो उस पर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी पे अब बजट में इन्होंने अपने अगले इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए अपनी इसी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाना है। तो उसमें यकीनन MNS जो है उनके हलकों में होगा, उनके अलाइज के हलकों में चीज़ें होंगी। सर अलाइज में भी आप पंजाब में बैठे राना साहब, परवेज़ इलाही साहब है वहाँ पे, या MQM है, सईद खावर साहब बता सकते हैं कितने सीरियसली वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात करते हैं या सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट से अलहदा हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कोई मसला नहीं है। इमरान खान के लिए सत्ते खैर है, बाकी अपोजिशन अपनी स्ट्रेटजी रखती है, उन्होंने अपने बंदे भी इंटैक्ट रखने हैं। नून को सबसे बड़ा मसला अंदर से पहले था, अब उनकी जो पोजीशन हो गई है, ये 1-2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, उसके बाद उनको अपने बंदे भागने का खतरा है। इसलिए वो बड़ा एग्रेसिवली ये लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि बस इमरान खान को तो सुबह हम भगा रहे हैं और वो जा रहा है, जहांगीर तरीन साहब भी इधर आ गए और फलां उधर चला गया, और ये इस किस्म की कहानियाँ वो डालते रहेंगे ताकि उनके अपने लोग ना भागे, उनके अपना वोटर ना भागे, उनके अपने कैंडिडेट्स ना भागे। उनके कैंडिडेट्स के भागने का बहुत ज़्यादा खतरा है, और वो मोस्टली शायद पीपल्स पार्टी की तरफ जाए, क्योंकि PTI के पास जो कैंडिडेट इस वक्त बैठे हैं वो तो बैठे हैं, वो जीते हुए भी हैं, बहुत से उनमें से कैंडिडेट तो बैठे हैं, जीते हुए भी हैं, लॉयल कारकुनान भी हैं। जहांगीर तरीन साहब जो हैं, ये कुछ अरसा पहले जब उन पे कुछ बातें हो रही थी, उन्होंने उसकी वजाहत भी पेश की थी। अब ख्वाजा साद रफीक की बेटी की शादी की तकरीब के ऊपर जहांगीर तरीन ने गुफ्तगू क्या किया, नाज़रीन पहले वो मुलाहिजा कीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। साहब जो है मेरे भाई है, हम इकट्ठे फैमिली में रह चुके हैं और मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे खुशी में शामिल हो। हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और इंशाल्लाह यूं ही चलेंगे। तो जहाज का रुख कभी इस तरफ भी आएगा? ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आगे देखें तो होना होगा वही होगा। नहीं, जहाज कभी आ सकता है कि नहीं? जहाज तो हर तरफ जा सकता है। जहाज़ तो हर तरफ जा सकता है। मैं सब जो हमारे साथ मेहमान निगरामी मौजूद हैं उनसे इस पे टेक लूँगा, लेकिन भट्टी साहब मैं आप पे आता हूँ। आप क्या समझते हैं कि इस मौजूदा स्नैरियो के अंदर जहांगीर तरीन साहब की गुफ्तगू आपने आज देखी है, कुछ हफ्ते पहले उन्होंने खान साहब के मुतालिक भी गुफ्तगू की थी, तो वो यूँ लगता है कि जैसे वो अपनी ज़ात के बारे में भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। अख्तर उस्मान साहब का मुझे शेर याद आ रहा है कि लो शाम गई, रात है, काबूस है, मैं हूँ, मैं सुबह का भूला हूं तो घर क्यों नहीं जाता। आप क्या समझते हैं कि वो अपनी समत का तायुन कर चुके हैं या अभी उन्होंने करना है? यासिर, मेरे ख्याल में अपने सिमत का तयन कर चुके हैं। एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि जो 2018 में जहाँ पे वो स्टैंड करते थे और जो उनकी डायरेक्शन थी, जो एफिलेशन थी, उसको इतने झटके लगे हैं और इतनी उसके अंदर बदएतमादियाँ पैदा हुई हैं, वो जगह दोबारा बहाल किसी सूरत नहीं हो सकती। उसके साथ साथ चंद रोज़ कबल भी उन्होंने, जब उनको मौका मिलता है, हुकूमती पॉलिसियों को और अवामी मुश्किलात को वो उजागर करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि उनके कुछ माह के पहले के मौक़िफ़ में कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ, उससे बरअक्स है। लोधरा में कुछ रोज़ पहले उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि महंगाई के बायस लोगों का जीना दो भर हो चुका है। और अभी भी जिस अंदाज में वो गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो अपनी सिमत का तयन कर चुके हैं और किस स्ट्रेटजी के साथ आगे उन्होंने फ्यूचर में रोल प्ले करना है। एक बात वाज़ेह है कि जो उनका साउथ पंजाब के अंदर उनका एक इन्फ्लुएंस है, वो एक अपने धड़ेबंदी भी रखते हैं, अपना ग्रुप भी है, उनका एक इन्फ्लुएंस मौजूद है किसी हद तक सेंट्रल पंजाब में भी। तो मुस्तकबिल की सियासी फ़ज़ा को मद्देनज़र रखते हुए फैसला करेंगे कि किस जानिब वो किस हद तक जाएंगे और किसी न किसी इत्तेहादी के रूप में ही शायद वो दिखाई दें। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका वो इस वक्त तक अगरचे के उनके और उनके रुफ़क़ा की एक सपोर्ट मौजूद है, लेकिन मुस्तकबिल में दोनों उस तरह से इकट्ठे चलते हुए दिखाई शायद हमें ना दें। उसके साथ जो दूसरा बड़ा मामला है, जिस सियासी सूरत हाल का हम जिक्र कर रहे थे, उसके अंदर यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन उस तरह से नहीं है जैसे अपोजिशन प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन कमिंग मंथ्स क्रिटिकल ज़रूर हैं। और उसके साथ साथ अपोजिशन जो एक मोमेंटम डेवलप कर रही है, चूँकि इमरान खान साहब ने अब तक गुज़श्ता 3 सालों में जो अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो उनकी स्ट्रेटजी थी
और अब जो आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर स्ट्रेटजी उन्होंने अडॉप्ट की है वो बिल्कुल फाइनल राउंड में है। उस वजह से उन्होंने कुछ ऐसी प्लेसमेंट की हैं, वो ये समझते हैं कि फाइनल राउंड है और वो लोग जिनके खिलाफ करप्शन के केसेस बने उनको हर सूरत फिक्स करना चाहिए, अपोजिशन को वीक करना चाहिए। और अपोजिशन भी इसी सूरत हाल के दौरान अपना साइकोलॉजिकल जो एक मोमेंटम है वो बिल्ड कर रही है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं है, लेकिन कमिंग मंथ क्रिटिकल जरूर हैं, जिसकी वजह से जो हुकूमती अपनी उनकी जो मौशी पॉलिसियां हैं, जो मौशी सूरत हाल है, उससे थोड़ी सी तकवीयत मिल रही है अपोजिशन को। आप ये समझते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो है जो हलचल मच रही है। तो ये हलचल जो है ये अगली समत का तयन क्या करेगी, ये मुश्किलात कितनी पैदा करेंगी? राना साहब, क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जब नए आम इंतखाबात में उतरेगी तो खान साहब की टीम यही होगी जो मौजूदा है? बिल्कुल, खान साहब की ना सिर्फ ये मौजूदा टीम होगी बल्कि खान साहब की टीम में इजाफा होगा। बहुत से तज्जियाकारों का यह कहना है कि खान साहब को बहुत से लोग छोड़कर जा चुके होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं जब इलेक्शन आएगा तो खान साहब की टीम में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। और दूसरा ये जहांगीर तरीन साहब वाली जो बात है, देखें सबका अपना अपना एक नज़रिया भी होता है, सबकी अपनी अप्रोच भी होती है, सबकी अपनी इंफॉर्मेशन भी होती है। मेरे पास जो इतलात है कि जहांगीर, क्योंकि मेरी जहांगीर तरीन के जो करीब तरीन लोग हैं, मेरी उनसे अक्सर औकात मुलाकात भी रहती है, मेरी उनसे गपशप भी रहती है, तो उनका बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहना है कि हम अभी तक तहरीक-ए-इंसाफ के साथ स्टिल खड़े हैं और आइंदा भी आने वाले दिनों में हम तहरीक-ए-इंसाफ के साथ ही रहेंगे जब तक हमें ये खुद किसी तरह निकालने की कोशिश नहीं करते या जब तक अब हमें ये किसी साइड पे करने की कोशिश नहीं करते। इस वक्त तक भी अगर आप पंजाब के अंदर देखें तो जहांगीर तरीन ग्रुप से तल्लक रखने वाले 5 अफराद जो है वो वजारतें उनके पास मौजूद हैं। उनकी वजारतों में कोई कमी नहीं की गई, उनकी वजारतों में कोई तब्दीली नहीं की गई, उनकी वजारतों में कोई रुकावट पैदा नहीं की गई, उनको मिलने वाले बजट जो हैं उनको रोका नहीं गया, उनके इलाकों में लगने वाले जो मुतलका सरकारी अफसरान हैं वो उनकी मशावरत और मर्ज़ी से ही लग रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि वो छोड़ के किसी और तरफ चले जाएंगे या वो उनकी दूरी है, वैसा नहीं है। और ख़ुद जहांगीर तरीन जो है, मेरी खुद उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी अभी हम कप्तान की टीम का हिस्सा हैं और कप्तान की टीम का हिस्सा ही रहेंगे। अब सोचने वाली बात है, क्या जहांगीर इन्हें छोड़कर अगर जाते हैं, तरीन सब जाते हैं, क्या वो पीपल्स पार्टी में जाएंगे? अगर वो पीपल्स पार्टी में जाते हैं तो पंजाब के अंदर और जनूबी पंजाब में खासकर जहाँ पे उनका जोर है वहाँ पर पीपल्स पार्टी का उन हलकों में 25% वोट भी नहीं है कि जो उनको मिले तो वो उस वोट से जीत सके। तो इसलिए वो वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं नून लीग में वो जा नहीं सकते, पीपल्स पार्टी में वो जाने के लिए तैयार नहीं है, वो तहरीक-ए-इंसाफ में ही रहेंगे। अब तहरीक-ए-इंसाफ में रह के वो क्या रोल अदा कर सकते हैं? क्या वो तहरीक-ए-इंसाफ का सबसे बड़ा प्रेशर ग्रुप बन सकते हैं? क्या वो तहरीक-ए-इंसाफ में आने वाले वक्तों में एक बड़ा ग्रुप बनकर अपनी मर्जी से अपने लोगों को कुछ चीज़ें दिला सकते हैं? तो उसके लिए वक्त का इंतजार कर लिया जाता है। खावर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। अगर देख अपोजिशन की हिकमत अमली को तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कराची को मरकज़ निगार बनाया हुआ है, वहीं पर अहम बैठकें भी हो रही हैं, वहीं पर अपोजिशन की मुलाकातें भी हो रही हैं। आप आने वाले दिनों में क्या देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के हवाले से क्या अहदाफ सेट कर रखे हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की नजर किन अहम प्रोजेक्ट्स पे है? देखिए, इस वक्त जो यासिर जो सियासत में गर्मा गर्मी है उसका एक तो मैं ये समझता हूँ कि जो मुतवक्के बल्दियाती इंतखाबात हैं उसके लिए सारी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं और एक जारियाना मूवमेंट शुरू कर रखी है हर पार्टी ने, और वो चाह रहे हैं कि भाई आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो बरसों से 13 बरस से यहाँ बरसर इक़्तिदार है उसे टफ टाइम दिया जा सके। इस हवाले से जो जितनी मुलाकातें हो रही हैं उसका बैकग्राउंड यही बनता है। एक तो 2023 की पेशबंदी है कि मैं समझता हूं कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाती दिखाई नहीं दे रही, उसके कोई आसार नहीं है, इसलिए कि तहरीक इंसाफ की नाकामियों के बावजूद जो एक रविश बन गई है और एक रिवायत कायम होती दिखाई दे रही है कि हर हुकूमत को 5 साल पूरा करने का मौका दिया जाए। तो इससे पहले आप देखा पीपल्स पार्टी भी 5 साल पूरे कर चुकी है, नून लीग ने भी 5 साल पूरे किए। मियां नवाज शरीफ की नाअहली के बाद उनके अब्बासी साहब वजीर आजम बने लेकिन 5 साल उन्होंने पूरे किए।
तो अब ये तहरीक इंसाफ भी 5 साल पूरे करेगी। इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि जो उनके ऊपर एक मलामत रही है माजी में 74 सालों में कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट हर 2-2.5 साल बाद पार्टियों को चलता करती है। इस वक्त जो मुलाकातें हो रही हैं और जिस तरह की सरगर्मियां हो रही हैं, मैं यही समझता हूं कि उनके पीछे एक तो 2023 की इलेक्शन के लिए पेशबंदी और सफबंदी है, और दूसरा ये एक कैंपेन है आने वाले बल्दियाती इलेक्शन की, जिसके लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं कराची के, जैसे हमारी MQM है, वो हमेशा 88 से यहाँ बरसरे इक़्तिदार रही है और बल्दियाती इदारे खासतौर पर शहरी इलाकों में उनके पास रहे हैं। उसके बाद तहरीक इंसाफ एक नई जमात है जिसने 2018 के इलेक्शन में अपनी जगह बनाई है, और वो अब अपना मेयर लाना चाहते हैं, जिसके लिए अली जैदी बहुत कोशिशें कर रहे हैं, उनको सिंध का सदर भी बनाया गया है। तो मैं इन मुलाकातों को यकीनन इसलिए ये समझता हूं कि ये सारी मुलाकातें जो हैं ये एक इलेक्शन की पेशबंदी और इलेक्शन आप इसे इलेक्शन की कैंपेन समझते हैं, तो फिर दूसरी तरफ पीडीएम जो है, मौलाना फजलुर रहमान भी काफी मुतहर्रिक दिखाई देते हैं, तो वो पीडीएम को जो सिंध में फाल करना चाहते हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट करना चाहते हैं या पीटीआई के? मैं आपको अर्ज करता हूं, इस सिलसिले में मैं समझता हूं कि पीडीएम जो है वो भी अब मुंतशिर जमात है, इसलिए कि इस वक्त नून लीग पीडीएम में शामिल, नून लीग अपने पॉइंट स्कोर कर रही है, अपनी मूवमेंट चला रही है। मौलाना फजलुर रहमान तशरीफ लाए कराची में, तो वो अपने लोगों से मिले, पीडीएम की क़यादत से मिले, तो हर आदमी अपने अहदाफ लेकर चल रहा है। मुझे कहीं पीडीएम नजर नहीं आ रही कि एक जमाती इत्तेहाद के तौर पर ये जमातें मौलाना फजलुर रहमान या शहबाज शरीफ इकदाम कर रहे हो, बल्कि ये इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, जितनी भी सियासत हो रही है, आप देखें हर जमात अपने तौर पे अकेले खेलने की कोशिश कर रही है, और उसकी कोशिश है कि आने वाले जो हालात हैं उनमें से अपनी मर्जी के सम्राट समेटे जा सकें। जैसे आपने देखा फजलुर रहमान आए कि वो एक जमाने में पीपल्स पार्टी के साथ उनकी बड़ी कुर्बतें रही हैं, जरदारी साहब से भी उनकी कुर्बतें रही हैं, लेकिन अब ये दूरियां कायम हैं और हर जमात अपने टारगेट फिक्स करके हर जमात ने अपने अहदाफ का तयन कर लिया है और उसी की समत में वो गामजन है, उसी के लिए कारकुनों को भी मुतहर्रिक किया जा रहा है और उसी के लिए ये सियासी सफबंदी हो रही है। तो फिर देखते हैं कि आने वाले दिनों में मजीद क्या तब्दीलियां भी मुतवक्के हो सकती हैं। मौजूदा सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, आने वाले दिनों में तब्दीलियां क्या मुतवक्के हो सकती हैं? वो अपोजिशन भी हो सकती हैं, वो वफाकी हुकूमत पे भी हो सकती हैं, वो पंजाब काबीना में भी हो सकती हैं, वो इंतज़ामी सतह पे भी हो सकती हैं, इसलिए कि आगे इलेक्शन के हवाले से, चाहे वो 2023 में हो, चाहे वो 2024 में हो या 25 में हो या 26 में हो, जब भी हो, लेकिन उसके लिए अभी से हवा बनना शुरू हो चुकी है। उस हवा के लिए जो नई सफबंदी है, ये किस को मजीद तकवीयत फराम करेगी? राना साहब से ही बात का आगाज करते हैं। राना साहब, आने वाले दिनों में मेजर तब्दीलियां आप किस रहे हैं, हुक्मरान जमात में या अपोजिशन में? दोनों में जी, बिल्कुल दोनों में मैं तब्दीलियां देख रहा हूँ। अपोजिशन जो है वो भी अपने खिताब सामने रख के अब ये फैसला कर रही है कि हमने किसको साथ लेकर चलना है, किसको साथ लेकर नहीं चलना। मुस्लिम लीग नून जो है उसके अंदर तो यह फैसला हो गया है कि आइंदा इंतखाबात के सिलसिले में हम अपनी काम को जारी रखें, अपनी कोशिशें जारी रखें, अपने राब्ते जारी रखें, लेकिन उसको पीडीएम से अलहदा कर दें। ये बाकायदा उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि आप इसको पीडीएम से अलहदा कर लें, पीडीएम के साथ एहतजाज की हद तक तो रहें, लेकिन आइंदा जो सियासी हमारा सिलसिला होगा और आइंदा जो सियासी हमारी गेम होगी या जो सियासी इलेक्शन होंगे, उस इलेक्शन में हमने अलहदा अपने तौर पे करना है। और उसके लिए मुस्लिम लीग नून ढूंढ रही है ऐसे लोगों को, ऐसे ग्रुपों को, जिसे हम प्रेशर ग्रुप भी कह सकते हैं, जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि वो ग्रुप हों जो इलाके जिनको अहमियत हासिल हो, उन ग्रुपों के साथ मिलाकर हमने इलेक्शन किसना जीतना है। इसी तरह सिंध के अंदर बाकायदा 3 बड़े ख़ानदानों से मुस्लिम लीग नून की बातचीत चल रही है। ये जो 3 बड़े ख़ानदान हैं, इनमें से 2 सैयद ख़ानदान हैं और एक जो है वो मेहर ख़ानदान है।
इनसे इनके राब्ते जारी हैं, जिनसे ये बातचीत चल रही है कि अगर हम इलेक्शन में आते हैं तो हम अलाइंस जो बनाएंगे उसमें आपको खास अहमियत हासिल होगी, और आप में से, आप ही के इन 3 ख़ानदानों में को कहा गया है कि आप में से किसी को हम वफाक में भी लेंगे और सूबे में भी अहम ज़िम्मेदारी देंगे, और आइंदा अगर सेनेट का इलेक्शन आता है तो आपको उसमें से ओबलाइज किया जाएगा। अब दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जो है उसने भी अपनी नई सबबंदी शुरू कर दी है, और मैं आपको ये बता दूं, तहरीक इंसाफ सिंगल इलेक्शन नहीं लड़ेगी पंजाब में। मुस्लिम लीग काफ के साथ तो उनका इत्तेहाद है सो है, अब वो एक मजहबी जमात के साथ भी इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। उस मजहबी जमात के साथ राब्तों का सिलसिला शुरू हो चुका है और 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। बज़ाहिर तो लगता है कि वो मजहबी जमात जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ है, लेकिन मेरे पास इतलात ये है कि उस मजहबी जमात के साथ जो 2 रवाबित हुए हैं, उन दोनों राब्तों में बेहतरीन तरीके से कुछ मामला तय हुए हैं, और उन मामला की जो मामला तय हुए हैं उसको आगे ले जाने के लिए एक मीटिंग और रखी गई है, और वो मीटिंग जो है मार्च के महीने में रखी जाएगी। उसमें वो अपनी अपनी ताई अपने अपने ग्रुप के लोगों को राज़ी करेंगे, और उसके बाद अचानक से ये आपको नज़र आएगा कि एक नया इत्तेहाद जो है तहरीक इंसाफ के साथ आ रहा है। एक तो काफ लीग है और पंजाब में एक मजहबी जमात होगी, 3 जमातें मिलकर तहरीक इंसाफ जो है पंजाब में अपनी नई हिकमत अमली तय करेंगी। अब अपोजिशन की तरफ चले जाते हैं। मौलाना फजल रहमान जो हैं वो अपना एक लहदा इत्तेहाद बना रहे हैं। आपने गौर किया है कि सिंध के अंदर उन्होंने हर उस शख्स से राब्ते शुरू कर दिए हैं जो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ है। मौलाना साहब जिनको कल तक मिलना नहीं चाहते थे, मौलाना साहब जिनको कल तक कातिल कहते थे, मौलाना साहब आज उनके पास भी जा रहे हैं, उनके साथ भी राब्ते कर रहे हैं, ताकि सिंध के अंदर वो पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को दोनों को टफ टाइम दे सकें। ये आप जहन में रखिएगा। हाली मौलाना साहब पीपल्स पार्टी को नहीं, मुस्लिम लीग नून को भी टफ टाइम दे सके और तहरीक इंसाफ को भी। ये एक नई सफ़बंदी शुरू हो गई है। आपने अपनी ताई अपनी सियासी जमातों ने काम शुरू कर दिया है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब के अंदर जहां अपने नाराज़ साथियों को मनाने की कोशिश शुरू कर दिया, वहां पर पीपल्स पार्टी ने पंजाब के अंदर जो है मुस्लिम वहदत मुस्लिमीन जो है उसके साथ भी राब्ते शुरू कर दिए हैं, और आइंदा इंतखाबात में वो सियासी जमात जो है मजहबी व सियासी जमात वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जाएगी। राव साहब, आप क्या समझते हैं, जब इतने रवाबित का आगाज हो चुका है, हर कोई पुराने हरीफों से भी मिल रहा है जिनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, अब अगर ये राबिते दोबारा से होना शुरू हो गए हैं तो आप आगे का सियासी मंजरनामा क्या देखते हैं? अगले आम इंतखाबात में कौन किसके मद्दे मुकाबिल और कौन किसके साथ देखते हैं? देखिए, मैंने पिछले सेगमेंट में भी बात की थी, जो नून के लोगों का पीपल्स पार्टी में जाने की मैंने बात की थी। जरदारी साहब जो लाहौर डेरे लगाने की बात कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पे उसी पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। वो नून को सबसे ज़्यादा डैमेज करेंगे, और उनकी कोशिश भी यही है कि नून के बंदों को ज़्यादा से ज़्यादा जो वल्नरेबल हैं, जो आ सकते हैं, उनको अपने साथ मिलाया जाए। तो इस किस्म के अलाइंसेस तो जाहिर है बनेंगे, नए इलेक्शन में नए अलाइंसेस यकीनन बनेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान का जो रोल है वो अगरचे वो महदूद है बलूचिस्तान या केपी तक, लेकिन केपी में हमने देखा है जो पीपल्स पार्टी और नून की परफॉर्मेंस रही है, उसके बाद ये जो लड़ाई केपी की होगी वो पीटीआई वर्सेस जेयूआई होगी। एएनपी उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है एक एलिमेंट। क्या एएनपी और जेयूआई इत्तेहाद करेंगे, जो मेरा नहीं ख्याल होगा पॉसिबल। नून और पीपल्स पार्टी क्या इतनी फ़राख दिली का मुजाहरा करेंगे कि वो कहें कि जी हमें तो इतनी सपोर्ट नहीं मिल रही, लेकिन हम अपना सारा वज़न मौलाना फजल रहमान के पीछे डाल देते हैं, जो उनके लिए, नून के लिए तो इतना नहीं लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है। इसलिए केपीके में पीटीआई को एज रहेगा अगले जनरल इलेक्शंस में भी, बल्दियाती इलेक्शन के रिजल्ट अपनी जगह पे। और उसके बाद पंजाब में आप अगर जरदारी साहब हो जाते हैं कामयाब, और जो राना साहब बात कर रहे हैं ये हम बिल्कुल, ये बहुत एक ऑब्वियस सी बात है जो नज़र आ रही है कि ये होगा, तो उसके बाद जो है पीपल्स पार्टी अगर कुछ 20-30 कैंडिडेट ले जाती है नून के, और सीट एडजस्टमेंट पीटीआई करने में कामयाब हो जाती है उस जमात के साथ जिसके हर हल्के में कोई 20,000 15,000 वोट ऐसा है जो डिफरेंस पैदा करता है, विनिंग कैंडिडेट बनाता है किसी भी जगह पे, तो वो ऑब्वियसली उसका होगा। सिंध में जीडीए मेरा ख्याल है साथ रहेगी, एमकेएम भी साथ रहेगी, और अंदरून सिंध में इस दफ़ा मेरा ख्याल है ज़्यादा एग्रेसिवली पीटीआई जाएगी अपने अलाइज के साथ, और अभी से उसके लिए उन्होंने स्ट्रेटजी बनानी शुरू की हुई है, अप्रोच भी कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब भी काफ़ी एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, कल दोबारा से वाइस चेयरमैन उनको बना दिया गया है।
तो वो अंदरूने सिंध पीपल्स पार्टी की कमर तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर है सारी जमातें अपने अपने तौर पे कोशिश तो कर रही हैं। अब देखिए कि इत्तेहाद किसके साथ पुरअमन इलेक्शन हो। हाँ, दुआ यही है कि जो भी हो पुरअमन इलेक्शन हो और शफाफ इंतखाबात हों और वो हुकूमत मार्ज़ वजूद में आए कि जो मौजूदा आवाम के लिए बेहतरी का बायस बन सके। खावर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर कराची की बात की जाए तो कराची में सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी ने कई दिनों से धरना दे रखा है बल्दियाती कवानीन के खिलाफ। तो क्या आप ये समझते हैं कि जब इतने इत्तेहाद हो रहे हैं, मेल मुलाकातें हो रही हैं, तो जमात इस्लामी के साथ भी किसी की मेल मुलाकात हो सकती है, उसे भी कोई स्टेक होल्डर समझेगा कराची का? ये माज इत्तफाक है कि जमात इस्लामी भी वो तना परवाज के मूड में है और ख़ास तौर पर ये जो तरमीमी बिल आया था लोकल बॉडीज़ का, उसके खिलाफ सारी जमातों ने शद्दोमत से तहरीक चलाने का इंदिया ज़ाहिर किया था। लेकिन बाद में हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने भी पसपाई इख्तियार कर ली और MQM भी थोड़ी सी ठंडी हो गई। इसके अलावा दूसरी जमातें भी पीछे हट गई। लेकिन जमात इस्लामी का हमेशा कराची में एक स्टेक रहा है। उसके 2 दफ़ा कराची में मेयर रह चुके हैं, 2 दफ़ा अफगानी साहब रहे हैं और 1 दफ़ा नेमतुल्लाह खान रहे हैं। तो वो कराची पर अपना हक जताने के लिए और कराची को वापस लेने के लिए कोशिशों में मसरूफ़ है। यही वजह है कि उनके कारकुन इतने कमिटमेंट रखते हैं कि 5वां रोज़ है आज, बारिश और सर्दी के बावजूद धरने में मौजूद खवातीन और लोग घरों को जाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जो हमारी सिंध की हुकूमत है उसने अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि उनके साथ कोई मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया जाए या कोई, वो कहते हैं कि इनको एग्जॉस्ट होने दें, इनकी हवा निकल जाएगी तो हम फिर हमारा देख लेंगे कि हमने क्या करना है। मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी और MQM और दूसरी तरफ अब एक और हुआ है कि मुहाजिर कौमी मूवमेंट के आफाक अहमद भाई जो हैं उन्होंने जनूबी सिंध सूबे की तहरीक का आगाज़ कर दिया है और 23 मार्च को वो रेफरेंडम कर रहे हैं। आपको याद होगा 23 मार्च को पाकिस्तान की एक तहरीक की मंजर आम पर आई थी और ये 23 मार्च को रेफरेंडम कर रहे हैं और जिसमें सिंध में शहरी इलाकों को अलग करने की एक मूवमेंट है, जिसके लिए पहली दफ़ा हुआ है तारीख में कि मुहाजिर कौमी मूवमेंट के रहनुमा वक्त की सूरत में गए हैं दावतनामा देने बहादुराबाद मरकज MQM के, और वहां जाकर उन्होंने उनको दावत दी है कि 23 मार्च के आप हमारे रेफरेंडम में हमारा साथ दें। मैं समझता हूं इसमें इस वक्त जो है GDA जो है, खास तौर पर मैं एक जुमला आपकी नजर करूंगा जिसको नोटिस नहीं किया गया। सक्कर में सदरुद्दीन शाह साहब जो पीर साहब पगाड़ा के छोटे भाई हैं और फंक्शनल लीग को यहाँ सरबराही करते हैं सिंध की, उन्होंने एक जुमला कहा है कि 3 महीने आने वाले 3 महीने बहुत अहम है और ये भी हो सकता है कि इन 3 महीनों में अगर कोई हमें जिम्मेदारी दी गई तो कारकुन वो जिम्मेदारी कबूल करने के लिए भी तैयार रहें। ये बात ऐसे हवाओं में नहीं होती, उसका कोई बैकग्राउंड होता है। हुकूमत को भी चैलेंजेस दरपेश है, इसीलिए इत्तेहादी भी फिर उसी आस पे तकिया किए बैठे हैं। एक महंगाई का हुकूमत को चैलेंज है, दूसरा तवानाई का भी हुकूमत को चैलेंज है। तो तवानाई के शोबे में अब तक कारकर्दगी क्या रही है? महंगी गैस, महंगी बिजली। गैस के हवाले से अगर देखे जाए तो LNG के जो प्रोजेक्ट्स थे उसको पाया तकमील तक क्यों नहीं पहुंचाया गया? नए मुआहदे क्यों नहीं किए गए? इसके पीछे मुहर्रिकात क्या रहे? कौन से अनासिर इसमें मुलव्वस रहे? भट्टी साहब की तरफ बढ़। भट्टी साहब, जैसा कि ब्रेक से पहले राव साहब बात कर रहे थे कि आइंदा के अहदाफ हुकूमत सेट कर चुकी है और बजट भी उसी तरीके से बनेगा। एक तरफ तो हमें यह पता था कि IMF के साथ हमारी जो डील हुई उसमें यह बात हुई है कि अपना जो वफाकी बजट है उसका हजम कम किया जाए। एक तो हजम कम कर लेंगे तो फिर तरक्याती काम कैसे होंगे? दूसरा, तवानाई के इस शोबे में अब तक हमें जो पसपाई देखनी पड़ी है, बर्बादी देखनी पड़ी है, कोई बेहतरी नहीं देखनी पड़ी, उसके पीछे वजूहात क्या है? यासी देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इस वक्त जिन सबसे बड़े जिस संगीन चैलेंज का और अवाम की जिस तनकीद का सामना है उसमें महंगाई है और उसके साथ साथ में जो नायाब तवानाई है, इन दोनों का जो लिंक है आपस में अल्टीमेटली वजारत तवानाई की कारकर्दगी के साथ लिंक है। वहाँ पर जो मौजूद बद इंतज़ामी है और अकबरपवरी है उसके साथ मुंसलिक है, जिसका खमियाजा न सिर्फ अवाम भुगत रहे हैं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भी अल्टीमेटली इसी परेशानियों का सामना है। इसी वजह से IMF के दबाव का भी हमें सामना है कि हमने तमाम अशिया के रेट बढ़ाने हैं, जो इम्पोर्ट करनी है वो वैसे ही महंगी हो चुकी है। मामला ये है कि हमने जो अपने वजारत तवानाई ने अपने मनसूबों को
जो जारी थे उनको मटीरियलाइज करना था। प्राइम मिनिस्टर ने कई बार नोटिस लिए, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाई बदकिस्मती के साथ, क्योंकि कुछ इंडिविजुअल्स का वहाँ पे इंटरेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उसको वहाँ पर चीज़ों को बिल्कुल हिला झुला कर रख देते हैं। कुछ अर्सा पहले भी हमने एक मामला टेकअप किया। पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी है ENI, वो पाकिस्तान के अंदर तेल और गैस की पैदावार का काम भी कर रही है और उसके साथ हुकूमत पाकिस्तान की सरकारी कंपनी उससे माहाना LNG कार्गो भी खरीदती है और वो एक फार्मूले के तहत उनके साथ एक टर्म कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसके तहत उन्होंने हर माह में कार्गो देना होता है। स्पॉट मार्केट में अचानक LNG की प्राइसेस $30 से $35 तक गई। उस कंपनी ने क्या किया, जिसका जो कि जब गर्मियों में उसकी कीमत सस्ती होती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, उस वक्त भी हम ले रहे होते हैं। जब महंगी होती है उसने फिर भी हमें LNG सप्लाई करनी थी, फर्म कमिटमेंट थी, लेकिन उसने जनवरी के महीने के अंदर अपना कार्गो मनसूख कर दिया। अरबों रुपए का हमें नुकसान पहुंचा उस वक्त जब हमें एक एक मालिक्यूल की जरूरत है। दूसरी जानिब वही ENI कंपनी जहां पर वो हमें ये नुकसान पहुंचा रही है, दूसरी जानिब पाकिस्तान में वही कंपनी तेल और गैस की तलाश का काम करती है, प्रोडक्शन करती है। वो इंतहाई खामोशी के साथ अपने एसेट्स बेचकर निकलने की तैयारी कर चुकी है और एक कंपनी बनाई गई अपने ही मुलाजमीन पर मुश्तमिल, जिसके 50% शेयर उन मुलाजमीन के पास गए और 50% शेयर एक पावर जनरेशन कंपनी ने ले लिए। और कंपनी ने यह कहा कि हमारे मुलाजमीन जो 50% हैं जिन्होंने शेयर्स लिए हैं ये इसको आइंदा रन करेंगे। 16 तकरीबन $4 मिलियन में डील तय पाई PIOGCL कंपनी के तवस्सुत से। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर इस कंपनी के मामला बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। $118 मिलियन इससे तो तासुर ये आता है कि वजारत तवानाई जो है वो वजीर साहब नहीं चला रही या हुकूमत नहीं चला रही, उसे तो चला फिर कोई और रहा है। जी मैं बिल्कुल उसी जानिब आ रहा हूं। ये कंपनी जिसके मामला इतने क्रिटिकल हैं वो अपने चीज़ों को क्लोज करके निकलना चाह रही है। हमाद अदर साहब और नए सेक्रेटरी पेट्रोलियम अली रजा भुट्टा साहब को चाहिए कि DGPC ने खत लिखा था, उसका जवाब आज तक नहीं आया और $118 मिलियन की लाइबिलिटीज का जवाब नहीं दिया गया। उनके पास ऑपरेटरशिप का एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बाद उनकी जो इस कंपनी को रन करने का मतलूबा एक्सपीरियंस नहीं है। उनको इस चीज़ को देखना चाहिए। और दूसरी जानिब इंडिविजुअल किस तरीके से असरअंदाज होते हैं कि हमाद अदर साहब को या मिस गाइड किया जाता है या समटाइम वो अपने आंखें बंद कर लेते हैं, जिसकी वजह से बड़े रिसेंटली ब्लंडर्स हुए हैं जिसके भी मैं कोट करूंगा। और इसी टाइप के अंदर इस मामले को भी क्लोज करने की कोशिश की जा रही है। एक कंपनी हमें LNG के मामले के अंदर धोखा देकर हमें नुकसान पहुंचा रही है, दूसरी जाने वो पाकिस्तान से क्विट कर रही है और अपने कुछ मुलाजमीन को एक ड्यूबियस डील के साथ अपने एसेट्स फरोख्त करके निकल रही है जिनके पास उसको खरीदने की कोई फाइनेंशियल उनकी कैपेसिटी नहीं है। मामला यह है कि हमाद अदर साहब की डायरेक्शन के ऊपर ही 8 दिसंबर 2021 को DG एक्सप्लोसिव अब्दुल अली खान का ट्रांसफर किया गया। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर जब वो ट्रांसफर हुए, कहा यह जा रहा है कि उसके बाद उनका इतना कनेक्शन है खैबर पख्तूनख्वा में और प्राइम मिनिस्टर में मौजूद एक आला शख्सियत के साथ उन्होंने सेक्रेटरी पेट्रोलियम को तब्दील करवा दिया। चले ठीक है, हुकूमत बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए किसी और को मौका देना चाहती थी, लेकिन एक माह गुजरने के बाद उसी DG एक्सप्लोसिव को हमाद अदर साहब की जिनकी कॉन्स्टेंट से जिनका तबादला हुआ था, अब उनको दोबारा वापस उसी पोजीशन पर बहाल किया गया है और कहा गया है कि 5 जनवरी को उनका नोटिफिकेशन दोबारा किया गया है, पिछले ऑर्डर मनसूख करवाए गए हैं और कहा गया कि इनकी जो रिस्टोरेशन है वो 8 दिसंबर से ही इफेक्टिव होगी। इस टाइप की एग्जाम्पल पहले नहीं मिलती। ये वो मामला है बैड गवर्नेंस का और नेपोटिज्म का, जिसकी वजह से वजारत तवानाई के अमूर मुतासिर हुए और कोई भी काबिल कदर हम बेहतरी नहीं ला पा रहे। अगर हमें अपने तेल और गैस के पैदावारी शोबे को बेहतर बनाना है, प्रूडेंट पॉलिसीज और डिसीजन को इंप्लीमेंट करना होगा और अपनी जो पाकिस्तान की बेशुमार कंपनियां हैं जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, जो पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं, जो $4 से $5-6 में हमारी प्रोडक्शन बढ़ा सकती हैं, उनको डिस्करेज करके जब हम दरामदी नासिर को गैर मुल्की कंपनियों को ऑफ द वे जाकर सपोर्ट करेंगे तो यही असर होगा जो आज हो रहा है, जिसका खमियाजा आम आदमी भी भुगत रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी। और सबसे बड़ी बात, आप आइंदा इलेक्शन में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भट्टी साहब फिर होगा क्या? अगर तो बद इंतजामी 3.5-4 साल में इस तरह की ही रही है तो फिर तो हम अगले 1-1.25 साल में भी कोई बेहतरी नहीं देख रहे। जी बिल्कुल, अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो टाइम था बेहतरी लाने का, डायरेक्शन सेट करने का, वो वजारत तवानाई में तो गुजर चुका।
मामला यह है कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ ये देख लें, दिसंबर 2018 से ऑनवर्ड वजारत तवानाई के अमूर के ऊपर जितने प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिए, इंक्वायरी कमेटीज कायम की, उनकी फाइंडिंग्स आई, इंप्लीमेंटेशन की ऑर्डर्स हुए, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की बात की गई। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक दिन अपना कुछ टाइम निकाल के इंप्लीमेंटेशन मंगवा लें तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरीके के साथ प्राइम मिनिस्टर और वफाकी काबीना के अहकामात को हवा में उड़ा दिया जाता है, सिर्फ इस वजह से कि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता रहे। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट को और बहुत से मसाइल हैं, वफाकी काबीना ने और बहुत सी मामलात को देखना है, लेकिन जब अब एक हाईएस्ट फोरम डायरेक्शन इशू कर देता है, अपना फैसला उस पर ऊपर देता है, तो फिर हमाद अदर साहब की, सेक्रेटरी पेट्रोलियम की जिम्मेदारी है कि उन चीजों को इंप्लीमेंट करें। अदरवाइज यही सूरत हाल होगी जो हम देख रहे हैं, गर्शी कर्जा बेकाबू हो चुका है, गैस महंगी, मुल्क की तारीख की महंगी तरीन हम इंपोर्ट करने पर मजबूर हैं, इसलिए कि मुआशी एशारिये भी बेहतर नहीं है तवानाई की सूरत हाल। ये राना साहब आप क्या समझते हैं, अगर इस तरह की ही सूरत हाल रही, हुकूमत 3 माह करते करते 3.5 से पौने 4 साल गुजार गई, तो क्या इसी तरह ही 3 माह करते करते ये पूरे 5 साल की मुद्दत पूरी हो जाएगी? बिल्कुल इसी तरह मुद्दत पूरी हो जाएगी। उसकी वजूहत हैं, अवाम की तरफ से रद्द अमल नहीं आ रहा, सोशल मीडिया पे रद्द अमल आ रहा है, आपस में बैठ के गुफ्तगू हो रही है, कोई बड़ा ऐसा रद्द अमल नहीं आ रहा जिस रद्द अमल के आगे हुकूमत बेबस हो जाए, जिस रद्द अमल को देखते हुए हुकूमत कमी करे, जिस रद्द अमल को देखते हुए हुकूमत अपने फ़ैसलों को तब्दील करे, क्योंकि अवाम ना जलसे, ना जलूस, ना एहतजाज, ना रद्द अमल। सोशल मीडिया में बड़ा शोर मचता है, टॉक शोज़ में बड़ा शोर मचता है, गली मोहल्लों में आपस में डिस्कस होती है, लेकिन कोई ऐसा प्रेशर नहीं आता, सामने नहीं आता अमली तौर पे, जिससे हुकूमत मजबूर हो और मजबूर होकर अपनी गलत पॉलिसियों को दुरुस्त पॉलिसियों की तरफ लेकर जाए, और कोई ऐसे मामला सामने जिससे अवाम को रिलीफ मिल सके। फिर सवाल ये है कि रद्द अमल कैसा होना चाहिए? राव साहब आप क्या समझते हैं, कैसा रद्द अमल हो कि जो हुकूमत पर असरअंदाज हो सकता है? देखिए, काज़ाकिस्तान वाला तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नॉर्मल प्रोटेस्ट का हक है लोगों को, और होते भी रहे। पाकिस्तान में लोड शेडिंग पे कितने वायलेंट किस्म के प्रोटेस्ट हुए, गैस के बंदिश पे कितने किस किस्म के प्रोटेस्ट हुए। अपोजिशन पार्टीज़ का क्या काम है? उनका यही काम है कि इस किस्म की सिचुएशन में वो बाहर निकले और कोई काविश करें। वो तो बिल्कुल ठंड रख के बैठी हुई हैं, मौसम से भी ज़्यादा ठंडी हो चुकी हैं लगता है। तो रद्द अमल तो अवाम अपने तौर पे अगर निकलेंगे तो उसके बड़े रिपरकशंस होते हैं, क्योंकि बगैर किसी क़यादत के, बगैर किसी गाइडेंस के कुछ भी हो सकता है। फिर आप उसको फिर कंट्रोल कौन करेगा? फिर किस तरह की यानी सूरत हाल पैदा होगी अगर आपके चीज़ें जिस तरह हम कह रहे हैं और कई बातें की जा रही हैं कि मुआशी शहरियत भी ठीक नहीं है, बाकी मामला भी ख़राब है, तो उसमें ये एक सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ये जल्दी पे तेल डालने वाली बात है कि लोग सड़कों पे निकल के अपनी मर्जी से जिसके साथ जो मर्जी शुरू कर दे। और वायलेंस का हमने देखा है, सियालकोट से आप देख लें, जब मॉब वायलेंस यहाँ पे होती है अब तो उसकी कोई हद ही नहीं रही। अब तो लोग बुक्के या वो उसके शीशे तोड़ने से तो बहुत आगे निकल चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट को इस होश के नाखुन लेने चाहिए, इन चीज़ों का इदराक करना चाहिए कि कहाँ कहाँ लोगों को मुश्किलात हो रही हैं, और उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो सकता है, जो किसी भी खतरनाक सूरत उसके बाद इख्तियार किसी भी खतरनाक सूरत हाल में तब्दील हो सकता है। खबर साहब आप क्या समझते हैं कि महंगाई भी उरूज पे रही, मुआशी अशारिये भी बेहतरी की तरफ गामजन नहीं रहे, हमारे स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल भी, डॉलर की देखें, तवानाई की देखें, इस सब के बावजूद अपोजिशन अवाम तक बेहतर बयानियां क्यों नहीं पहुंचा सकी? असल बुनियादी मसला यह कि ये मौजूदा हमारी अपोजिशन जो है अब वो समझौतेबाजी की सियासत में लग गई है। इससे पहले ये होता था, इस मुल्क में बड़ी बड़ी तहरीकें चली हैं, इस मुल्क के लोगों ने जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के लोगों ने अपने समाजी मसाइल के लिए, सियासी मसाइल के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारी अपोजिशन है वो इक़्तिदार परस्त अपोजिशन है, उन्हें अपने इक़्तिदार में जाने की फिक्र है, उसके लिए वो समझौतेबाजी में पड़ जाते हैं। कभी वो अशराफिया के दरवाजे पर दस्तक दे रहे होते हैं, कभी किसी पीर के पांव पड़ रहे होते हैं, कभी कुछ बात कर रहे होते हैं। अगर अब इश्यूज ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करें, अवाम की सियासत करें और अवाम के मसाइल की सियासत करें, तो जब आप धरनों के लिए और अपने दूसरे मामलात के लिए हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर ला सकते हैं, तो आप महंगाई के खिलाफ लोगों को सड़कों पर एहतजाज पर राजी क्यों नहीं, पुरअमन एहतजाज के लिए राजी क्यों नहीं कर सकते? पुरअमन एहतजाज इस मुल्क के लोगों का बुनियादी हक है और उन्हें ये करना चाहिए। लोग बहुत बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हैं,
लोगों की जिंदगियां अजीरन हो चुकी हैं और हर यानी आप अपने मफादात की खातिर किसी रहनुमा की गिरफ्तारी के मौके पे या किसी की रिहाई के मौके पे या हुकूमत को अपने किसी प्रोजेक्ट में रिलीफ हासिल करने के मौके पे अवाम को सड़कों पे ला सकते हैं, तो अवाम को अवाम के हुकूक के लिए सड़कों पे आप लाने में अब तक कामयाब क्यों नहीं रहे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान की सब तमाम सियासी पार्टीज के ऊपर। बहुत शुक्रिया सईद खावर साहब, राव खालिद साहब और सुहेल इकबाल भट्टी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दौर बदल रहा है और बदलने के साथ साथ उसके तकाजे भी तब्दील हो रहे हैं, तो नए दौर के तकाजे क्या हैं और उन तकाजों को मद्देनजर रखते हुए अवाम किन खुशफहमियों का शिकार होकर गलत रास्ते पर गामजन हो जाते हैं, इसी पर रोशनी डालेंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, जो जो वक्त तब्दील होता है, नया दौर आता है, तो उसी के साथ साथ जीने के तकाजे भी बदल जाते हैं, रंग ढंग बदल जाते हैं, आपको उसलूब नए सीखने पड़ते हैं, दुनिया के अंदर चलने का नया ढंग सीखना पड़ता है। तो वक्त के साथ साथ अब बैनुल अक़वामी सतह पर बात यह हो रही है कि नए दौर में नई करेंसी होगी, हम इस नोट से निकल जाएंगे और डिजिटल करेंसी ही अगले दौर का पैसा होगा। लेकिन उस डिजिटल करेंसी के लिए लोग अभी से मारे मारे फिरते हैं। बहुत सी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया वेबसाइट्स ने अभी से उस करेंसी को मुतारिफ करवा दिया है। लेकिन जहां पे बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया, वहीं पे धोखेबाज और फ्रॉडिये भी मुलव्वस हुए और उन्होंने सादा लॉ इंसानों को गुमराह करना शुरू किया और उनसे पैसे ऐंठ लिए गए। इस सब के पीछे कितना बड़ा नेटवर्क था, उस पर रोशनी डालेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। क्रिप्टो करेंसी ये असल में है क्या, और दूसरा ये कि इसके पीछे मुख्तलिफ कॉइन्स हैं। आप कोई कॉइन्स आज लेंगे, उसका रेट आज कुछ और होगा, कल कुछ और होगा। लेकिन FIA ने एक बड़ा माफिया बेनकाब किया है, वो कौन सा है? देखिए सर, एक तो चीज़ ज़हन में रखिए, ये कोई कारोबार नहीं है और इसके पीछे एक इंटरनेशनल कुव्वत है। वो इंटरनेशनल कुव्वत जो पूरी दुनिया के अंदर डॉलर का बहरान पैदा करना चाहती है, जो ऐसे ममालिक जहाँ पर डॉलर महंगा होने से उस मुल्क की मौशियत ख़राब हो और जिससे फ़ायदा उठाना चाहती है। और इसके वो आलमी कुव्वत सबको पता है वो कौन सी आलमी कुव्वत है। या सर, ये एक बहुत बड़ा जुआ है, ये कारोबार नहीं था, ये जुआ है। पहले 1000 अफराद को इसमें पकड़ा गया, उनके अकाउंट्स सामने लाए गए, उनके अकाउंट सील किए गए। मेरे पास इतला ये है कि अब 2600 अफराद ऐसे हैं जिनके अकाउंट सील किए गए हैं। और इसमें जो बड़ी अहम जो कामयाबी हासिल की है वो FIA के साइबर क्राइम ने की है। साइबर क्राइम के हेड हैं बाबर अब्बास कुरैशी साहब, उन्होंने इस पर बेइंतहा मेहनत की है। क्योंकि इस वक्त FIA के अंदर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम है जो हिट जा रहा है, जो इन कामों में बहुत से लोगों को पकड़ रहे हैं। अच्छा, आपको इसकी एक अंदर की खबर है, इसमें जिन लोगों के अकाउंट सीज किए गए हैं, इनमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पाकिस्तान की सियासत और कारोबार से बड़ा गहरा तल्लक है। या सर, बेइंतहा गहरा तल्लक है। जब वो नाम बेनकाब होंगे, जब उन चीज़ों को सामने ला के बेनकाब किया जाएगा, तो बहुत तहलका खेज इंकशाफात भी होंगे और तहलका खेज जो है वो मूवमेंट भी चलेगी। मेरे पास जो इतला ये है कि जिन लोगों के अकाउंट सीज किए गए, इनके काम, इनकी वजह से चंद पिछले दिनों में जो ये पाकिस्तान के अंदर डॉलर का जो बहरान पैदा हुआ, जो डॉलर महंगा हुआ, उसमें एक बहुत बड़ा अमल दखल इन लोगों का था, बाकायदा इन लोगों का अमल दखल था। और यह सब बताऊँ, ये एक बहुत बड़ा माफिया है, बड़े तगड़े इसमें नाम शामिल हैं, कारोबारी लोग हैं, सियासी लोग हैं, और चंद लोग ऐसे हैं जिनकी शहरियत अमेरिका की है और जो अमेरिका के अंदर बाअसर अमरीकियों के साथ जिनके इतने गहरे रवाबत हैं कि ऐसे लगता है जैसे बैग पे रहकर सारा कुछ वही करवा रहे हैं। ये इतना खौफनाक सिनेरियो है। लेकिन बहुत से ममालिक की अदालतें इसको जायज़ भी करार दे चुकी हैं, कानूनी करार दे चुकी। देखिए बहुत से मुल्क, देखिए मैं भी, पाकिस्तान में भी इस पे बहस हो रही थी, बहस हो रही है। जिन ममालिक की अदालतें इन्हें जायज़ करार दे चुकी हैं, वहाँ पर और पाकिस्तान में बड़ा फ़र्क है। वहाँ के कवानीन और पाकिस्तान के कवानीन में बड़ा फ़र्क है। वहाँ तो शराब को भी जायज़ करार दे दिया गया है, वहाँ तो जुए के अड्डों को भी जायज़ करार दे दिया गया है, वहाँ तो खुलने वाले क्लब्स जो हैं उनको भी जायज़ करार दे दिया गया है। आप अगर देखें तो इस तरह ये चलता है। अब मैं आपको अगली खबर दे दूँ। एक तो इस करेंसी के हवाले से
एक तो इसके हवाले से जो है वो काम चल रहा है, लेकिन एक दूसरा काम एक और चल रहा है जो FIA साइबर क्राइम पकड़ने जा रही है, जिसमें बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें भारत के साथ ताल्लुकात और भारत जिसमें मुलव्वस बता रहा वो है क्रिकेट जुआ, जो अब टेलीफोन पे नहीं हो रहा, जिसके लिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स बनी हैं और इन वेबसाइट की तादाद जो है तकरीबन 1000 के करीब है। लोग उस वेबसाइट पे जाते हैं, जाके उस वेबसाइट पे जाके अपनी रकम देते हैं, डॉलर्स में रकम दी जाती है, वो रकम आगे किसी जगह शिफ्ट की जाती है, फिर लेन देन जितना होता है वो डॉलर्स में होता है। पाकिस्तान के अंदर जो लेन देन है वो पाकिस्तानी करेंसी में होता है, लेकिन जो देने के जो पैसे जब पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं तो वो डॉलर्स में किए जाते हैं, यानी पाकिस्तान को हर सूरत में उसमें नुकसान हो रहा है। तो जो अफराद इसमें मुलव्वस हैं और जो अफराद इन कारोबारी अफराद के साथ रवाबित में है वो भी ज़रा मोहतात रहे। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।